हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा दीजिए। ठीक है, हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। बेटा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। क्योंकि इससे पहले बहुत सी वीडियो मैंने करवाई हैं, यानी महामैराथन करवाई है, मेरा वो आरो भाग 1 वितान और व्याकरण का कुछ भाग करवाया है। अगर आप मतलब कि ऐसा है कि मेरी हर एक वीडियो आपको 1-2 नंबर जरूर दिलाएगी, मेरा ये पूर्णतः आपसे दावा है। ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, तो मैं आपका कोई बेकार का टाइम खराब नहीं करूँगी। मुझे भी पता है कि आपका कीमती समय मुझे दे रहे हो या मेरे साथ जुड़ रहे हो और मुझ पर विश्वास कर रहे हो, तो बेटा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विश्वास से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैंने कोई भी क्वेश्चन पाठ्यक्रम से बाहर नहीं करवाया है, जो केवीएस और हरियाणा स्क्रीनिंग दोनों को मद्देनजर रखते हुए दोनों के लिए पाठ्यक्रम में जो जरूरी है वही मैं करवा रही हूँ। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और समय की भी अपनी सीमा होती है। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप ये वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि आपके लिए ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि इसमें मेरा कोई विशेष फ़ायदा है, इसमें आपका भी फ़ायदा है। आपका ये है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि कहीं से भी इधर उधर से जुटाकर आपको ये वीडियो बहुत से नंबर दिलाएगी, क्योंकि आज हम बहुत सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आरो भाग 1 और गद्य खंड हम शुरुआत करने वाले हैं। और गद्य खंड बेटा ये हम पढ़ने वाले हैं कृष्णनाथ, और इन्होंने जो है स्पीति में बारिश जो लिखा है, ये देखिए बात करते हैं इसके बारे में। स्पीति के बारिश के बारे में पढ़ेंगे। स्पीति में बारिश नामक पाठ के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास: हजारी प्रसाद द्विवेदी, कृष्णनाथ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मन्नू भंडारी। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा बेटा, ये कृष्णनाथ हैं, स्पीति में बारिश के नामक पाठ के लेखक हैं। स्पीति नामक स्थान किस प्रदेश का भाग है? स्पीति नामक स्थान किस प्रदेश मतलब बेटा ये राज्य से मतलब है हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो आपका आंसर रहेगा हिमाचल। देखिए बेटा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। वैसे समझने वाली बात है कि वहीं हम रुकेंगे और आप जल्दी जल्दी कवर करते जाएंगे। तो स्पीति नामक जो जगह है वो हिमाचल प्रदेश का भाग है। स्पीति किस जिले की तहसील है? यहाँ हमसे पूछा गया था स्टेट और यहाँ हमसे पूछा गया तहसील। तो तहसील रहने वाली है बेटा ऑप्शन नंबर डी, लाउल क्या है? तहसील है। जिला कौन सा है? जिला बेटा रहने वाला हिमाचल। ठीक है, और ये किसने लिखा है? कृष्णनाथ ने लिखा है। ठीक है। केलंग के बादशाह को क्या भय लगा रहता था? केलंग के बादशाह को क्या भय लगा रहता था? तो केलंग के बादशाह को बेटा काजा के सूबेदार द्वारा अवज्ञा का भय लगा रहता था। केलंग से स्पीति कितने मील दूर है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये देखिए आप इनको चारों आराम से पढ़ लेना, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी आपका कवर हो जाए, क्योंकि इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, वस्तुनिष्ठ आपके प्रश्न है। केलंग से स्पीति कितने मील दूर है? तो बेटा 170 मील दूर है। केलंग से स्पीति संदेश कैसे भेजे जाते थे भाई? केलंग से स्पीति तक संदेश कैसे भेजे जाते थे? वायरलेस सेट द्वारा, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण माफ कीजिए बेटा थोड़ी ठंड लगी हुई है। वायरलेस सेट यानी कि वहाँ आगे बढ़ोगे तो हमें आपको पता चलेगा वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी और वहाँ मतलब फसल बहुत कम होती थी। आगे मतलब खाने पीने की रहने के लिए बहुत ही एक संघर्ष करना पड़ा था, बहुत ही कठिन वहाँ का वातावरण था लोगों के रहने के लिए। साम्राज्य के टूटने के समय स्पीति की क्या स्थिति थी? साम्राज्य के टूटने से पहले स्पीति की क्या स्थिति थी? तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा स्वतंत्र। यानी साम्राज्य के टूटने से पहले स्पीति की क्या स्थिति थी? ऑप्शन नंबर ए रहेगा स्वतंत्र था। ठीक है।
लेखक के अनुसार स्पीति की रक्षा कौन करता है? लेखक के अनुसार, ये लेखक के अनुसार है, लेखक का मत है अपना कि उसकी स्पीति की रक्षा कौन करता है। तो उसकी भौगोलिक स्थिति, यानी उसकी भौगोलिक स्थिति उसकी रक्षा करती है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ से, मतलब देखिए वहाँ उनको, लेखक को हैरानी है कि वहाँ लोग रह कैसे रहे हैं। इतनी बर्फ पड़ती है वहाँ, बारिश ना के बराबर होती है बहुत सी, मतलब कि इतना कठिन है, बहुत ठंड पड़ती है। बाहर के लोग तो रहना वहाँ पसंद करते नहीं, लेकिन भाई जो उनको आदत पड़ गई है वहाँ रहने के लिए, बहुत से लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं। स्पीति पर किस राजा ने आक्रमण किया था? तो स्पीति पर बेटा ऑप्शन नंबर बी, जोरावर सिंह ने आक्रमण किया था। स्पीति पर किस राजा ने आक्रमण किया था? जोरावर सिंह ने आक्रमण किया था। लेखक के अनुसार स्पीति का क्षेत्रफल कितने वर्ग मील है? लेखक के अनुसार स्पीति का क्षेत्रफल कितने वर्ग मील? ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी बेटा, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी 2155 वर्ग मील, 2155 वर्ग मील जो स्पीति का क्षेत्रफल है। स्पीति की जनसंख्या कितनी थी? तो स्पीति की जनसंख्या थी 7196, 7196, ठीक है बेटा। सन 1846 में अंग्रेजों को लाहौल स्पीति का राज्य किस राजा से प्राप्त हुआ था? ये हम बात करें 1896 की, ठीक है। 1896 में अंग्रेजों को लाहौल स्पीति का राज्य किस राजा से प्राप्त हुआ था? तो जो 1896 में राजा को प्राप्त हुआ था, गुलाब सिंह, राजा गुलाब सिंह था, और राजा गुलाब सिंह से अंग्रेजों ने शासन छीन लिया था, ठीक है। 1847 में अंग्रेजों ने शासकों ने स्पीति को किस जिले के साथ जोड़ दिया था? 1896 में तो जो राजा अंग्रेज थे उन्होंने गुलाब सिंह से स्पीति ले लिया। अब एक साल के बाद 1847 की बात है कि अंग्रेजों ने स्पीति को किस जिले के साथ जोड़ दिया? तो एक साल के बाद उन्होंने कांगड़ा से जोड़ दिया था। किससे? ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा से जोड़ दिया था एक साल के बाद। 1873 में लाहौल स्पीति के प्रशासन के अधिकार किसे दिए गए थे? अब ये बात है 1873 की। तो 1873 में स्पीति के शासन के अधिकार किसे दिए गए थे? तो 1873 में नो, ऑप्शन नंबर सी सही, ए सही रहेगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 1873 में लाहौल स्पीति के प्रशासन के अधिकार किसे दिए गए थे? नो को। हिमाचल प्रदेश अलग राज्य कब बना? हिमाचल प्रदेश अलग राज्य कब बना? तो 1966 को। 1966 को ही 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे, और 1 नवंबर 1966 हिमाचल प्रदेश अलग हुआ था 1966 को, ठीक है। और 166 को ही हमारा हरियाणा और पंजाब बने थे, ठीक है। स्पीति समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? स्पीति की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो बेटा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। स्पीति की समुद्र तल से ऊंचाई है 13,000 फीट। स्पीति की समुद्र तल से ऊंचाई है 13,000 फीट। लेखक को किस बात का अचरज, अचरज का मतलब होता है बेटा हैरानी, अचंबा, हैरानी, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा कि बिना साधनों के वहां के रहने का स्थान, यानी कि किस बात की हैरानी? लेखक को इस बात की हैरानी है कि बिना साधनों के वहां लोग कैसे रह रहे हैं, बिना साधनों के वहां लोग कैसे रह रहे हैं, इतनी हैरानी होती है। आगे हम बढ़ेंगे तब पता चलेगा इसमें कैसे प्रकार बताइए। लेखक ने स्पीति को कौन सी घाटी कहा है? लेखक ने स्पीति को कौन सी घाटी? तो मध्य हिमालय की घाटी, यानी मध्य हिमालय, हिमालय के जो है मध्य में बसा हुआ है। स्पीति के पूर्व में कौन सा स्थित है? स्पीति के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो स्पीति के पूर्व में बेटा तिब्बत है। पूर्व जैसे रहता है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इस तरह से पूर्व में स्पीति के यहाँ पूर्व में तिब्बत बसा हुआ है, ठीक है। लेखक के किसके अहंकार को चूर कर देना चाहता है? लेखक ऑप्शन हिमालय की चोटियों के, हिमालय की चोटियों के अहंकार को चूर कर देना चाहते हो कि हिमालय की जो चोटियां हैं तो वो ऊंची ऊंची है। तो लेखक को ऐसा प्रतीत होता है कि जो मतलब झुकता नहीं है वो अहंकारी है, मतलब जो अकड़ कर खड़ा रहता है। तो हिमालय की जो चोटियां हैं ऊंची ऊंची, जैसे उसको अहंकार के साथ खड़ी हुई है। लेखक इन चोटियों के मर्दन के लिए किसे निमंत्रण देता है? लेखक इसे इन चोटियों के मर्दन के लिए किसे निमंत्रण देता है? तो युवाओं को, यानी युवाओं को निमंत्रण देता है कि युवा इसे झुका सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। कालिदास ने किस क्षेत्र की वर्षा का वर्णन किया है? तो कालिदास ने विंध्याचल क्षेत्र की वर्षा का वर्णन किया है। कालिदास ने किस क्षेत्र की वर्षा का वर्णन किया बेटा? तो विंध्याचल क्षेत्र की वर्षा का वर्णन किया है। सफेद में उगाए जाने वाली मुख्य फसल का क्या नाम है? तो सफेदी में जो उगाई जाती है मुख्य फसल जो उगाई जाती है, क्या? जो उगाई जाती है। तो अब यहाँ से जो है हमारे 23 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक बार हम इसका रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि स्पीति का देखिए इतना कठिन वातावरण है कि वहाँ पर फ्रूट तो होते हैं, मतलब बहुत कम फ्रूट होते हैं, ना के बराबर, और फसल एक ही होती है जो, और इतनी ठंड पड़ती है इतनी कि वहाँ पर बर्फ पड़ती है, और बारिश ना के बराबर होती है। तो लेखक को हैरानी है कि इतने अभाव है, इतने लोगों के पास खाने के लिए है, इतनी ठंड पड़ती है, बारिश नहीं होती है, फसल नहीं होती है, तो वहाँ के लोग रह कैसे लेते हैं। लेकिन वो कहता है कि इतने अभाव के बावजूद वे लोगों को अपने राज्य से, अपने जो उनकी जो जन्मभूमि है उससे प्यार है, इसलिए वो उससे जुड़े हो रहे हैं। लेकिन जो बाहर के लोग आते हैं उनको आ रहे ना दुभर हो जाता है, कठिन हो जाता है। ठीक है, कहने का अभिप्राय ये है। लेकिन एक ये भी बात बताइए कि एक ये कि स्पीति के लोग आक्रमण इतना नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वहाँ का जो भौगोलिक वातावरण है वो उसकी रक्षा करता है। ऊंचे पहाड़ है और फिर इतनी ठंड, इतनी बर्फ पड़ती है, तो वहाँ की जो है वो वातावरण उन लोगों की रक्षा करता है। तो ये इस पाठ का सार है। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं बेटा। सफेदी में बारिश नामक पाठ के लेखक कौन थे? कृष्णनाथ, हमने पढ़ा था। सफेदी नामक स्थान किस प्रदेश का भाग है? तो सफेदी नामक स्थान है बेटा हिमाचल प्रदेश का भाग है। आगे बढ़ते हैं। सफेदी किस जिले की तहसील है? तो सफेदी जो इसकी है लाहुल जिले की जो है तहसील है। सफेदी किस जिले की तहसील है? लाहुल जिले की तहसील है। केलंग के राजा को क्या भय लगा रहा था? काजा के सूबेदार द्वारा अवज्ञा का भय लगा रहा था। केलंग से सफेदी कितनी दूर है बेटा? 170 मील दूर है। केलंग से सफेदी संदेश कैसे भेजे जाते हैं? वायरलेस सेट के द्वारा जो है केलंग से सफेदी के संदेश भेजे जाते हैं। साम्राज्यों के टूटने से सफेदी की क्या स्थिति थी? तो साम्राज्य के टूटने से पहले सफेदी जो है स्वतंत्र था। लेखक के अनुसार सफेदी की रक्षा कौन करता है? तो बेटा लेखक के अनुसार सफेदी की रक्षा उसकी भौगोलिक स्थिति करती है। सफेदी पर किस राजा ने आक्रमण किया था? तो सफेदी पर राजा जोरावर सिंह ने आक्रमण किया था। लेखक के अनुसार सफेदी का क्षेत्रफल कितने वर्ग मील है? क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो 2155 वर्ग मील यहाँ का क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं। 1971 में सफेदी की जनसंख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर डी उसकी जनसंख्या थी 7196। सन 1840 में अंग्रेजों को लाहुल स्पीति का राज्य किस राजा से प्राप्त हुआ था? सन 1896 में जो है राजा गुलाब सिंह, 1896 में अंग्रेजों को लाहुल स्पीति का राज्य किस राज्य से प्राप्त हुआ था? तो गुलाब सिंह से उनको प्राप्त हुआ था। 1847 में अंग्रेजों ने शासकों को सफेदी के किस राज्य के साथ जोड़ दिया था? तो माफ कीजिए बेटा 1847 में अंग्रेज शासकों ने सफेदी को कांगड़ा के साथ जोड़ दिया था। किसके साथ बेटा? कांगड़ा के साथ जोड़ दिया था। 1873 में लाहुल स्पीति के प्रशासन के अधिकार किसे दिए गए थे? 1873 देखिए हम बात करें 1846 में तो अंग्रेजों को लाहुल स्पीति गुलाब सिंह से प्राप्त हो गया। राजा का नाम है गुलाब सिंह को प्राप्त हो गया, गुलाब सिंह से प्राप्त हो गया था। उसके 1847 यानी 1 साल के बाद ही वह उन्होंने कांगड़ा के साथ उसको जोड़ दिया। ठीक है। फिर 1873 में लाहुल स्पीति के शासन के अधिकार किसे दिए गए थे? तो नोनों को अधिकार दिए गए थे। हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना? 1966 में हिमाचल प्रदेश राज्य बना है। सफेदी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? सफेदी की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई? तो 13,000 फीट है समुद्र तल से सफेदी की ऊंचाई, 13,000 फीट। लेखक को किस बात का अचरज है? बिना साधनों के वहाँ के रहने लोग, मतलब बिना साधन के वहाँ के लोग कैसे रहने, इस बात के लेखक को हैरानी है। लेखक ने सफेदी को कौन सी घाटी कहा है? तो लेखक ने सफेदी को मध्य हिमालय की घाटी कहा है।
आगे बढ़ते, स्पीति के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो स्पीति के पूर्व में तिब्बत स्थित है। लेखक किसके अहंकार को चूर कर देना चाहता है? तो हिमालय की चोटियों के अहंकार को चूर कर देना चाहता है। लेखक ने उन चोटियों के मर्दन के लिए किसे निमंत्रण दिया? तो युवाओं को निमंत्रण दिया था। ठीक है। लेखक ने किस क्षेत्र की वर्षा माफ कीजिए, कालिदास ने किस क्षेत्र की वर्षा का वर्णन किया है? कालिदास ने किस क्षेत्र की वर्षा का वर्णन किया है? तो बेटा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विंध्याचल की वर्षा का वर्णन किया है। स्पीति में उगाई जाने वाली मुख्य फसल का क्या नाम है? तो स्पीति में उगाई जाने वाली मुख्य फसल का नाम है जौ। तो यहाँ हमारे जो स्पीति में बारिश है, कृष्णनाथ द्वारा जो रचित है पाठ, उसका है ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, हम आप पढ़ेंगे रजनी पाठ 7 पाठ है ये रजनी, इसके पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है बेटा, और ये मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। ठीक है। रजनी नामक एकांक की रजनी नामक एकांक की लेखिका कौन है? तो ये देखिए महिला लेखिका है। ठीक है। रजनी नामक एकांक, ये ध्यान रखना बेटा, ये रजनी जो लिखा गया है ये क्या है? एकांक की है। लेकिन रजनी नामक एकांक कहीं पर ये पटकथा भी लिखा गया है। ठीक है। तो रजनी नामक एकांक की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। कौन है बेटा? मन्नू भंडारी। ठीक है। एकांकी में किसका रिजल्ट निकलने वाला था? तो एकांकी में जो है अमित का रिजल्ट निकलने वाला था। किसका बेटा? अमित का रिजल्ट निकलने वाला। तो बेटा एक बार मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले, देखिए जिस बच्चे ने लेसन को अच्छी तरह पढ़ा है, अगर उसने पूरा पाठ पढ़ा है तो उसको तो अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है, मैं कोशिश करूंगी उसको समझाने की, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इस पाठ के सार का नहीं पता होगा। लेकिन और उसको नया नया भी लग रहा होगा, लेकिन जिसने पढ़ा है वो तुरंत समझाएगा, उसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी बेटा आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगी। रही बात आपकी नौकरी का सवाल है, अगर आपको थोड़ा सा ये मान लीजिए जिसने नहीं पढ़ा उसको तो बोरिंग लगेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी उसको जो है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और बेटा हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जो महामैराथन क्लास डाली हुई है। मैं वो अब आरो भाग है, वितान है, वहाँ के और उनके क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा रखी। तो आप पिछली सारी वीडियो देखोगे तो आपको एग्जाम में बहुत सारा फायदा मिलेगा। हर वीडियो आपको नंबर दिलाएगी, 2-3 नंबर मेरी हर वीडियो दिलाएगी। बहुत मेहनत की है बेटा आपके लिए। मैं चाहती हूँ कि लास्ट टाइम जितना उसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन मैं आपका अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आगे बढ़ते हैं। अमित किसका बेटा है? अमित जो है लीला का बेटा है। देखिए बेटा पात्र भी आपको याद रखने हैं, कौन कितने पात्र हैं। तो यहाँ एक तो रजनी आया है पात्र, ठीक है, एक अमित आया है, एक लीला, ये 3 पात्र याद रखना रजनी पाठ में, ठीक है। और ये मन्नू भंडारी द्वारा है रचित है। अमित किस कक्षा का छात्र है? तो हाँ ये हमने पढ़ लिया था। अमित किसका बेटा है? तो अमित लीला का बेटा है। किसका बेटा है? अमित लीला का बेटा। अमित किस कक्षा का छात्र है? तो अमित 7वीं कक्षा का छात्र है। अमित को कौन सी मिठाई पसंद है? तो अमित को जो है केसरिया रसमलाई पसंद है। अमित को मैथ में कितने अंक मिले थे? अमित को मैथ में 72 अंक मिले थे, ठीक है। अमित के मैथ्स में अंक कमाने का क्या कारण था? तो अमित के मैथ में कमाने का कारण था ट्यूशन न लेना, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन आंसर करिए, फिर मैं समझाती हूँ आपको कि क्या कुछ है जिसने नहीं पढ़ा है। अमित के मैथ्स टीचर का क्या नाम था? अमित के मैथ्स मिस्टर पाठक, ठीक है। मिस्टर पाठक 7वीं कक्षा के कितने छात्रों को ट्यूशन देता था? तो मिस्टर पाठक 7वीं कक्षा के 22 छात्रों को ट्यूशन देता था। तुरंत ये यहाँ से IMP लगा लेना बेटा, क्योंकि ये जो कथन है ये काफ़ी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं। ऐसा आपने भी एग्जाम दिया, आपने क्वालिफाइड भी किए होंगे, तो ऐसा आप सभी जानते भी हैं। तुरंत ट्यूशन ले लेना शुरू कर दो वरना रह जाओगे, ये शब्द किसने किसको कहे? तो मिस्टर पाठक ने अमित से कहे।
मिस्टर पाठक क्या था, मैथ का टीचर था। और अमित कौन था, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र था। अमित के स्कूल का वार्षिक परीक्षा संबंधी क्या नियम था? तो ये नियम था बेटा ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक परीक्षा की कॉपियां न दिखाना। ठीक है। हेडमास्टर रजनी के चले जाने पर अपना गुस्सा किस पर निकालता है? हेडमास्टर को जो है रजनी के चले जाने पर अपना गुस्सा चपरासी पर निकालता है। हेडमास्टर से मिलने के पश्चात रजनी किसके कार्यालय में गई थी? हेडमास्टर से मिलने के पश्चात रजनी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है उसके कार्यालय में गई थी। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का चपरासी रजनी को डायरेक्टर से क्यों नहीं मिलने देता है? मैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जो चपरासी है वो रजनी को क्यों नहीं मिलने देता है? क्योंकि रजनी ने चपरासी को रिश्वत नहीं देती। और आगे मैं फिर उसे बताऊंगी, एक बार इनको आप प्रश्न कर लीजिए, ठीक है, फिर बताऊंगी आपको कैसे क्या है। रजनी ने डायरेक्टर को अपना परिचय किस रूप में दिया था? रजनी ने डायरेक्टर को अपना परिचय किस रूप में दिया था? तो रजनी ने डायरेक्टर को रिसर्च ऑफ प्रोजेक्टर के रूप में जो अपना परिचय दिया था। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कार्यालय के पश्चात रजनी किसके कार्यालय में जाती है? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कार्यालय के पश्चात रजनी जो है किसी अखबार के दफ्तर में जाती है। कोई अखबार है उसके दफ्तर में जाती है। अखबार का संपादक रजनी को क्या कहकर उसका साथ देता है? अखबार का संपादक उसको एक अच्छा सा राइट अप तैयार करता है। क्या करता है? एक अच्छा सा राइट अप तैयार करता है। सभा में अध्यापकों द्वारा ट्यूशन के संबंध में क्या तर्क दिया गया था? सभा में अध्यापकों द्वारा ट्यूशन के संबंध में क्या तर्क दिया गया था? तो उन्हें वेतन कम मिलता है, उनको वेतन कम मिलता है। रजनी को क्या करने का परामर्श देती है? रजनी अध्यापकों को क्या करने का परामर्श देती है? तो रजनी अन्याय के विरुद्ध आंदोलन करने का परामर्श देती है। रजनी के शीर्षक एकांकी में किसकी समस्या को उठाया गया? रजनी शीर्षक एकांकी में जो है किस समस्या को उठाया गया था? विद्यालय में ट्यूशन की समस्या को उठाया गया। तो यहाँ हमारे 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं बेटा। अब मैं इसकी कहानी आपको बताती हूँ। थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन बोरिंग लगे होंगे जिसने नहीं पढ़ा है, लेकिन समय थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, आपका भी समय बच जाएगा। कहानी है बेटा कि रजनी एक तरह से देखा जाए तो गृहिणी है, और उनकी जो पड़ोस में है लीला और उसका बेटा है अमित। तो उसको रजनी उससे मिलने जाती है तो वो इतना इंटेलिजेंट होता है कि हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। लेकिन इस कहानी का मूल उद्देश्य मैं समझाती हूँ आपको। इस कहानी में मूल उद्देश्य है जो हमारे समाज में ट्यूशन संबंधी, जैसे हम बहुत सारी जो और बेरोजगारी की समस्या पर नजर लाते हैं और बहुत सी समस्याओं पर नजर उठाते रहते हैं स्त्रियों पर शोषण करने के लिए। लेकिन जो कुछ समस्याएं ऐसी है जो है ना पढ़े लिखों का भी शोषण हो रहा है। जैसे आप सभी जानते हैं प्राइवेट स्कूलों का क्या हाल है। वहाँ जो अध्यापकों को या समय पर सैलरी नहीं मिलती या वेतन न के बराबर मिलता है। अच्छे PhD वाले भी 10-20 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, तो बहुत मतलब उनकी जो योग्यता है उससे भी 10 गुना उन्हें वेतन कम मिलता। मान लीजिए वो 1 लाख रुपए की सैलरी उनको मिलनी चाहिए और वो 20 हज़ार में काम कर रहे हैं। तो यही है बेटा। रजनी में जो अमित का रिजल्ट पूछती है तो वो लीला को बोलते कि अमित कहाँ है? तो बोले कि रिजल्ट लेने गया है। लेकिन जब अमित वापस आता है तो फिर क्या बताता है कि मैंने अपनी मम्मी को कहता है कि मुझे पता था कि तू ट्यूशन नहीं लगवाएगी तो मेरे नंबर कम आएंगे, मेरे आ गई ना अब नंबर कम। तो लीला कहती है कि तेरे मैथ में हमेशा फुल नंबर आए थे, तेरे पापा ने तुझे जो भी आपको सब निकलवा के देखे थे। तो इस तरह से रजनी उसका विरोध करती। हालांकि लीला उसको रोकती है, अमित भी रोकता है, लेकिन रजनी उसका विरोध करती है। वो जो है उससे प्रिंसिपल के रूम में जाती है। प्रिंसिपल कहता है कि हमारा जो रूल नहीं है कि हम उसको मैथ्स की कॉपी मांगती है अमित की। तो बोल रहे कि हमें पेपर दिखाने की हमारा रूल नहीं है। फिर वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन उसमें जाती है दफ्तर में, तो वहाँ भी चपड़ासी रिश्वत लेता है, उसको मिलने नहीं देती। फिर वो अपने आप चली जाती है
और उसके बाद क्या होता है कि वो अपना प्रोजेक्टर के रूप में अपना, अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, ऐसे ऐसे जो है इसकी समस्या है, ये ट्यूशन संबंधी समस्या है, बच्चों को ज़बरदस्ती थोपा जाता है भी ट्यूशन लो उसे, और उनके अच्छे जो इंटेलिजेंट बच्चे प्रतिभाशाली उनके भी नंबर कम दिए जाए, ऐसे करके वो सभा करती है। फिर वो जो संपादक मीडिया का सहारा लेती है और अंत में रजनी की विजय होती है और वो है इस समस्या, ट्यूशन की समस्या से निजात दिलवाती है। फिर वो है अध्यापकों से बातचीत करती तो अध्यापक बोलते हैं हमारी मजबूरी, हमें स्कूल में अच्छा वेतन नहीं मिलता है, बहुत कम वेतन मिलता है। तो वो अध्यापकों को कहते हैं कि आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए कि हमें सही और उचित जो हमारा जो योग्यता है उसका हमें वेतन मिले। तो ये बेटा कहानी का सार था, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिविजन करवा देती हूँ। रजनी नामक एकांकी की लेखिका कौन थी? तो मन्नू भंडारी, ठीक है। एकांकी में किसका रिजल्ट आने वाला था? अमित का आने वाला था। अमित किसका बेटा था? तो अमित लीला का बेटा था, ठीक है। अमित किस कक्षा का छात्र था? तो अमित कक्षा का 7वीं का छात्र था। अमित को कौन सी मिठाई पसंद थी? रसमलाई पसंद थी। अमित से मैथ में कितने अंक आए थे? 72 अंक आए थे। अमित के मैथ्स में अंक कम आने का क्या कारण था? ट्यूशन न लेना है। बताए ना, इसमें इस पाठ में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें क्या गंभीर समस्या है। तो इसमें 2 समस्या, एक तो ट्यूशन न लेना और दूसरी मुख्य रूप से ट्यूशन नहीं लेना, अध्यापकों को वेतन कम मिलना, और तीसरी इसमें रिश्वतखोरी, क्योंकि एक जो चपरासी भी रिश्वत लेता है, ठीक है। ये समस्या इस पाठ के। अमित के मैथ्स के टीचर का क्या नाम था? तो मैथ्स के टीचर का नाम था बेटा मिस्टर पाठक है। मिस्टर पाठक 7वीं कक्षा के कितने बच्चों को ट्यूशन देता था? तो 22 बच्चों को ट्यूशन देता था। तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो वरना रह जाओगे, ये शब्द किसने किसको कही थी? तो मिस्टर पाठक ने अमित से कही थी। अमित के स्कूल का वार्षिक परीक्षा संबंधी क्या नियम था? तो हमने पढ़ा था ना, अभी मैंने आपको बताया कि वार्षिक परीक्षा की कॉपियां नहीं दिखाना। ये किसने बोला था? जो प्रिंसिपल ने बोला था कि हम वार्षिक परीक्षा की कॉपियां नहीं दिखाते, रजनी को बोला था। हेडमास्टर रजनी के चले जाने पर गुस्सा किस पर निकालता है? चपरासी पर निकालता है। हेडमास्टर से मिलने के पश्चात रजनी किसके कार्यालय में गई थी? तो रजनी गई थी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कार्यालय में, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का चपरासी रजनी को डायरेक्टर से क्यों नहीं मिलने देता? भाई उसने उसको रिश्वत नहीं दी थी। रजनी ने डायरेक्टर को अपना परिचय किस रूप में दिया था? एक रिसर्च प्रोजेक्टर के रूप में दिया था। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के कार्यालय के पश्चात रजनी किसके कार्यालय में जाती है? तो किसी अखबार के दफ्तर में जाती है। अखबार का संपादक रजनी को क्या कहकर साथ देता है? तो उसे एक अच्छा सा राइट अप तैयार करता है। सभा में अध्यापकों द्वारा ट्यूशन के संबंध में क्या तर्क दिया गया था? तो वेतन जो है कम दिया। सभा में चर्चा हुई थी, तो सभा में चर्चा हुई थी ना कि तो तुम इतना जो ट्यूशन क्यों करते हो बच्चों को? तो वहाँ गई, अब क्या करें, हमारी मजबूरी, हमें हमारा घर का खर्चा नहीं, हमारी जो दैनिक जरूरतें पूरी भी नहीं होती, इतना कम वेतन हमें मिलता है। रजनी अध्यापकों को क्या करने का परामर्श देती है? तो अन्याय के विरुद्ध लड़ने का परामर्श देती है। रजनी इसी कान में किस समस्या को उठा गया है? विद्यालय में वेतन की समस्या को, ट्यूशन की समस्या। माफ कीजिए बेटा, ये तो थी समस्या, लेकिन क्या है इससे प्रमुख समस्या थी विद्यालय में ट्यूशन की समस्या। वेतन भी कम मिलता था, लेकिन फर्स्ट आप हम इसको कहेंगे और सेकंड इसको कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा रजनी पाठ कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जामुन का पेड़, और ये है इसके लेखक है कृष्णचंद्र, ठीक है। जामुन का पेड़ किस विधा के अंतर्गत आता है? जामुन का पेड़ बेटा हास्य व्यंग्य कथा के अंतर्गत आता है। जामुन का पेड़ पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो कृष्णचंद्र जामुन के पेड़ के पाठ का लेखक का नाम है। जामुन का पेड़ कहाँ खड़ा था? तो जामुन का पेड़ खड़ा था बेटा सेक्रेटरी के लॉन में। कहाँ खड़ा था? सेक्रेटरी के लॉन में खड़ा था। पेड़ के गिरने का क्या कारण था? झक्कड़, मतलब कि एक वो होते ना तेज आंधी,
वो जक्कड़ मतलब आपने देखा होगा ना इधर उधर से जैसे पेड़ आपस में बहुत जोर से एक दूसरे पर टकराते हैं ऐसे, तो जक्कड़ है यानी चारों तरफ इधर से उधर जकोरे से मारता है, ऐसे आंधी आ जाती है ना, मतलब भूचाल सा टाइप का आ जाता है। पेड़ के नीचे दबने वाला व्यक्ति कौन था? पेड़ के नीचे दबने वाला व्यक्ति क्या था? शायर था। क्या था बेटा? शायर था। सर्वप्रथम फाइलें किसके कार्यालय में भेजी गई थी? तो सर्वप्रथम फाइलें अंडर सेक्रेटरी के कार्यालय में भेजी गई थी। दूसरी बार फाइल किस विभाग में भेजी गई थी? तो दूसरी बार फाइल जो है कृषि विभाग में भेजी गई थी। देखिए बेटा, ये आपको समझ में नहीं आएगा जिस बच्चे ने इसका लेसन नहीं पढ़ा है, ठीक है, उनको बोर लगेगा, उनको समझ में नहीं, ये क्या बता रही है मैडम। लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ा है उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश पूरी करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि मेरा आपको समझाना कैसा लगा, पढ़ाना कैसा लगा, और क्या हम आपस में सीख रहे हैं। आपसे मैं सीख रही हूँ, आप मेरे से सीख रहे हैं, तो आप अपने सुझाव अवश्य दिया करो। आपको वीडियो कैसी लगी और क्या सुधार की आवश्यकता है, मैं चाहती हूँ मैं आपसे बहुत कुछ सीखूँ और आप मेरे से सीखो, ठीक है। ऐसी हमारी जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से किससे संबंध था? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का किससे संबंध रखता था? तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फल फूल वाले पेड़ पौधों से क्या था? फल फूल वाले पेड़ पौधों से संबंध रखता था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वृक्ष को काट कर दबे व्यक्ति को निकालने से क्यों इनकार कर दिया था? एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट था उसने वृक्ष को काट कर दबे व्यक्ति को निकालने से क्यों मना कर दिया था? क्योंकि वह केवल खेती बाड़ी से संबंध रखता था। क्यों? केवल खेती बाड़ी से संबंध रखता। तो देखना, ये मैं आपको लेसन बताऊंगी, संक्षिप्त रूप में बताऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, फिर मैं करवा दूंगी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जामुन के पेड़ को कटवाने से क्यों मना कर दिया था? क्योंकि विभाग के नियम के विरुद्ध था। विभाग के नियम के विरुद्ध था। लेखक ने जामुन के पेड़ पाठ के माध्यम से किस व्यवस्था पर व्यंग्य किया था? लेखक ने पाठ के कानून व्यवस्था पर जो है व्यंग्य किया था। जामुन के पेड़ पाठ में अधिकारी को कौन सा व्यवहार व्यक्त हुआ है? तो उनका अमानवीय व्यवहार जो है व्यक्त हुआ है। दबे व्यक्ति की कौन सी दशा का चित्रण हुआ है? तो दयनीय दशा का चित्रण हुआ है। पिटोनिया सरकार के प्रसंग के अनुसार लेखक ने क्या दर्शाया था? तो पिटोनिया सरकार के प्रसंग में लेखक ने सरकार की ढुलमुल विदेश नीति यानी कि उनकी कोई जो है रूल रेगुलेशन अच्छे नहीं थे, ढुलमुल यानी ऐसे ही थे, वो अपने अकॉर्डिंग जो भी बहुत ज़्यादा देर कर रहे थे, ढुलमुल, उनको अपनी जो नियमों के प्रति वो सजग नहीं थे। सांस्कृतिक विभाग किस मामले में संबंध रखता है? सांस्कृतिक विभाग संस्कृति संबंधी मामलों से संबंध रखता है। प्रस्तुत पाठ में हास्य व्यंग्य के साथ अन्य किस रस की धारा का प्रभावित हुई? हास्य करुण रस की धारा प्रभावित हुई है। वास्तव में पेड़ का संबंध किस विभाग से था? तो वन विभाग से संबंध था वास्तव में। प्रस्तुत कहानी में लेखक मनुष्य को क्या प्रेरणा दी? प्रस्तुत कहानी में लेखक ने क्या प्रेरणा दी? भाई मान्य मूल्यों को अपनाने की। मानवीय मूल्यों को अपनाने की जो है प्रेरणा दी है। तो बेटा देखना, एक बार मैं आपको ये पाठ बता देती हूँ। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, शायद छूट गया है, कि माली किस प्रवृत्ति का व्यक्ति था? तो माली जो है मात्र माली ऐसा था जो दयालु प्रवृत्ति का था, और सारे ऐसे ही थे। प्रस्तुत कहानी में कवियों को किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है? उनकी स्वार्थी। देखिए, अब मैं आपको इस पाठ का शॉर्ट रूप में सार समझा देती हूँ, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। कितना रटोगे, रटने से वही रटोगे तो फिर भूलोगे। जब मैं इसका सार जामुन का पेड़ है वो कृष्णचंद्र द्वारा रचित है, और हास्य व्यंग्य जो है ये हास्य व्यंग्य ये पाठ है, ठीक है, हास्य व्यंग्य से लिया गया है। तो क्या है कि जामुन का पेड़ जो सेक्रेटरी के लोन में जामुन का पेड़ लगा था, ठीक है, रात को इतना झक्कड़ हुआ कि जो है जामुन का पेड़ गिर जाता है, और उसमें एक कवि है वो इसके नीचे दब जाता है। तो फिर क्या होता है कि जो वो होता है माली, वो भाग के जाता है और वो बताता है कि कलरव को बताता है
तो इसमें एक रह गया, एक लाइन वो जरूर है, वो बाद में बताऊंगी, पहले आप सुन लीजिए। तो ये वैसे मुझे पता है कि समय बहुत कम है आपके पास, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए बताना ही जरूरी, शॉर्ट में बता देती हूँ। तो दौड़ा दौड़ा जाता है, तो उसमें उसको जाकर ये कहता है कि वो अपने लोन में पेड़ गिर गया, लेकिन वो क्या है, उसको नहीं देखता है। उसके साथ ही वो माली माली देखता है, ओ हो इसके नीचे तो एक आदमी दबा हुआ, चलो इसको निकालते हैं, माली बोलता है। तो उसमें क्या है कि कलरक ये बोलता है, इसमें कलरक इतना स्वार्थी तो वो हो इतनी, इसकी तो जामुने बहुत रसीली मिठी थी। तो दूसरा कलरक बोलता है ये तो अब क्या करें, फिर क्या है कि तो बोले इसको निकाला जाए, माली बोलता है इसको जल्दी से निकाल लो। तो वो एक आलसी चपड़ासी होता है मोटा सा, वो बोलता है कि नहीं नहीं ये तो पेड़ बहुत भारी है, ये नहीं उठेगा। तो इसका क्या करने के लिए क्या बोलते हैं कि चलो उससे मतलब इस तरह से फाइल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर उसकी उसका मामला है, ये उसका मामला है, ऐसे फाइलें घूमती रहती है। तो फिर बाद में बोले एग्रीकल्चर का मामला है, फिर ये बोलते हैं सेक्टर की, मतलब इस तरह से फाइल इधर से उधर इधर से। और वो बेचारा वो जो कवि जो आदमी दबा हुआ था, वो उसको बहुत दर्द होता है, वो कराता रहता है दर्द से, और ऐसे भीड़ आ जाती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और अंत में फिर बोलते हैं कि ये तो पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने लगाया था, और हमारे अगर हम इस पेड़ को काट देंगे तो हमारे और उसके संबंध, पिटोनिया के संबंध खराब हो जाएंगे, क्योंकि ये पिटोनिया के प्रधानमंत्री की निशानी है। फिर क्या होता है कि पिटोनिया के जो प्रधानमंत्री को वहाँ ये लेटर लिखा जाता है कि ऐसे ऐसे जो आपने पेड़ लगाया था उसके वो गिर गया, उसके नीचे वो है एक आदमी दब गया है। तो इस तरह उसकी भी ढुलमिल नीति आपने पढ़ी है अभी देखना, तो उसकी भी जल्दी निर्णय नहीं आता है। तो फिर कई बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, इस आदमी को आधे से इधर काट के निकाल लेते हैं, तो पेट भी बच जाएगा और आदमी भी निकल जाएगा। फिर क्या बोलते हैं कि डॉक्टर से भाई इसकी सर्जरी करवा देंगे, अच्छे डॉक्टर के पास, ये जुड़ जाएगा, दोबारा जिंदा हो जाएगा। और वो जो है फिर उससे क्या होता है कि मतलब वो जो बोलते हैं कि चलो इसको खाना तो दे दो, ऐसे ही उसको खाना भी पेड़ के नीचे खिला देते हैं, और ये देखभाल माली करता है। और ऐसे उसने कुछ लाइनें बोली हैं पाठ में, तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि वो ये तो कवि है, शायर है भाई, ये तो हमारे वहाँ कवि भी इकट्ठे हुए भी, ये तो हमारे डिपार्टमेंट का है, ऐसे उसे कविता बुलवाते हैं। तो इस तरह बेटा बहुत प्रक्रिया होती रहती है। तो इस पाठ का उद्देश्य फिर लास्ट में क्या होता है कि पिटोनिया के प्रधानमंत्री का जो है आदेश आ जाता है कि भाई ठीक है, आपके आदमी दब गया, आदमी को निकाल लो, हमें पेड़ को काटने की जो है अनुमति देते हैं। और जब अनुमति मिलती है तो जब तक वो आदमी मर चुका होता है, ऐसे उसके 2 दिन तक ऐसे खाना उसको खिलाते रहते दबे। तो इस पाठ का लेखक का मतलब बहुत हंसी आती है, आप पढ़ोगे आपको बहुत हंसी आएगी। इस पाठ का जो है उद्देश्य यही है बेटा कि जो है हमारे देश की जो है कानून व्यवस्था इतनी लचीली है कि आदमी है ना उनके फाइलों के चक्कर काटते नियमों के चक्कर करते करते आदमी मर जाता है, लेकिन वो फाइलें पूरी नहीं होती है। और जब फाइलें पूरी होती है तो उनका कोई औचित्य नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता है। और फिर उनकी स्वार्थी प्रवृत्ति भी दिखाई गई है, किस प्रकार से ये उसका काम है, ये उसका ये मतलब जो सरकारी ऑफिसर होते हैं वो किस प्रकार से आलसी होते हैं, और अपना काम कैसे दिन प्रतिदिन टालते रहते। तो इस कहानी का उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य सिर्फ यही है, ये हास्य भी है, व्यंग्य, इसमें करुणा रस का प्रयोग हुआ है कि इसमें जो हमारे देश की कानून व्यवस्था कितनी खराब है, जो सरकारी अफसर है वो कितने जो है आराम प्रस्त है, स्वार्थी है। तो ये इस पाठ का उद्देश्य है। तो एक बार इसको जो है फिर सरसरी निगाहों से कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। और आप चाहते नहीं मैडम आपसे मैं ज़्यादा लेती हूँ तो मैं फटाफट करवा दूँगी, ठीक है। जामुन का पेड़ जो है किस विधा की जो है रचना है, तो हास्य व्यंग्य, यानी हास्य भी, हंसी भी बहुत आती है, और है व्यंग्य किया गया है कि कितने आलसी प्रवृत्ति के लोग हैं। जामुन का पेड़ पाठक के लेखक का क्या नाम है, तो कृष्ण चंद है बेटा। जामुन का पेड़ कहाँ खड़ा था, जो है सेक्रेटरी के लॉन में खड़ा था। पेड़ के गिरने का क्या कारण था, झक्कड़ जो है पेड़ के गिरने का कारण था।
पेड़ के नीचे दबने वाला व्यक्ति कौन था? तो एक शायर था पेड़। सर्वप्रथम फाइल किसके कार्यालय में भेजी गई थी? तो सर्वप्रथम जो है अंडर सेक्रेटरी के कार्यालय में भेजी गई थी। दूसरी बार फाइल किस में भेजी गई थी? तो दूसरी बार जो है फाइल कृषि विभाग में भेजी गई थी। पहली बार तो अंडर सेक्रेटरी के पास और दूसरी बार है कृषि विभाग के पास। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट किससे संबंध रखता है? तो ये फल फूल पेड़ पौधों से संबंध रखता है। हॉर्टिकल्चर फल फूल, ये आपने हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर ये आपने इसमें भी पढ़े होंगे। आपकी जो है इसमें क्या है, एको में भी आता है ना आपके इसमें, तो ये आपने इसमें भी आता है आपके जो सीटेट आपने के बच्चों ने किया होगा, तो वहाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वृक्ष को काट कर दबे व्यक्ति को निकालने से इनकार क्यों कर दिया था? तो भैया मैंने आपको, क्योंकि वह खेती बाड़ी का मामला है, यानी खेती बाड़ी से संबंध रखता है, हम इससे संबंध नहीं रखते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जामुन के पेड़ को कटवाने से क्यों मना कर दिया था? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जामुन के, क्योंकि ये इसके विभाग के नियम के, हॉर्टिकल्चर वाले तो बोले कि हमारे विभाग के नियम ये विरुद्ध है, ये विरुद्ध है, और एग्रीकल्चर वाले बोले क्योंकि वह खेती बाड़ी से संबंध रखते हैं तो हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जैसे एक दूसरे पर टाल रहे हैं, मैंने आपको ये भी बताया। लेखक ने जामुन के पेड़ पाठ के माध्यम से किस व्यवस्था पर व्यंग्य किया है? तो उन्होंने कानूनी व्यवस्था पर व्यंग्य। इसका IMP लगा लेना बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जामुन के पेड़ में पाठ में अधिकारी को कौन सा व्यवहार व्यक्त होता है? तो जामुन के अमानवीयता तो थी उनमें, अगर उनमें मानवता होती तो फाइल को इधर उधर से करते नहीं, तुरंत उसको बेचारे को निकाल लेते भी, आदमी मर रहा है, तड़प रहा है, कर्रा रहा है, और किस तरह से नहीं अपनी जॉब की भी हम काट देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, ये उसका मामला है, ये उसका मामला है। तो ऐसे ही हमारे समाज में बुराई है। लेकिन या इसमें अतिशयोक्ति भी बहुत हुई है कि जो कहानी है वो अतिशयोक्ति बहुत ज़्यादा इतनी भी नहीं होती, वो जो उसको यकीन ही ना किया जा सके, तो ऐसी है जो यकीन के विरुद्ध है ये, एक तरह से देखा जाए तो। दबे व्यक्ति की दशा का चित्रण किए, तो दबे हुए व्यक्ति की किस प्रकार की दशा दयनीय। सही बात है भाई, कोई इंसान पेड़ के नीचे दब जाए, भारी पेड़ के नीचे, और फिर दर्द तो उसका होगा ही, वो दर्द से कराएगा और उसको जो सहना मुश्किल हो जाएगी, तो दयनीय स्थिति है, इसमें आपको बताने की आवश्यकता है ही नहीं। पिटोनिया सरकार के प्रश्न के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया था? पिटोनिया सरकार लेखक मतलब सरकार की ढुलमुल विदेश नीति को दर्शाया था। सांस्कृतिक विभाग किस मामले से संबंध रखता है? तो सांस्कृतिक विभाग संस्कृति विभाग से संबंध रखता है। प्रस्तुत पाठ में हास्य व्यंग्य के साथ साथ किस रस की धारा प्रभावित होती है? तो इसमें करुण रस की भावना जो है, करुण रस तो है इसमें, बेचारा दर्द से करा रहा है, तो भी करुणता के भाव तो है ही, और इसमें हास्य भी बहुत आती है। वास्तव में पेड़ का संबंध किस विभाग से है? तो वास्तव में तो वन विभाग से इसका संबंध है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मनुष्य को क्या प्रेरणा दी है? प्रस्तुत पाठ में लेखक को जो प्रेरणा देता है कि मानवीय मूल्य, हमें भी अपनी हर चीज को भूलकर, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, उस मानवता के आगे कुछ कानून कुछ नहीं होता है, सिर्फ मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हम किसी को दर्द में ऐसे जो है जिसको हमारी आवश्यकता है उसकी सहायता करनी चाहिए। तो बेटा आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आप ना लाइक नहीं करते हो चैनल को, लाइक किया करो वीडियो को, ठीक है। और ऐसे ही मैं आप कोशिश मेरी कैसी लगी जरूर बताया करो, ठीक है। भारत माता और शेयर जरूर कर दिया करो अपने दोस्तों से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो सके। भारत माता किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत माता पाठ के मूल लेखक का क्या नाम था? जो भारत माता पाठ के मूल लेखक का नाम था जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तुत ये पाठ जवाहरलाल नेहरू की किस पुस्तक में संकलित है? ये पाठ जवाहरलाल नेहरू की किस पुस्तक में संकलित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हिंदुस्तान की कहानी। प्रस्तुत पाठ जवाहरलाल नेहरू की किस पुस्तक में संकलित है? बेटा हिंदुस्तान की कहानी में संकलित है। लेखक अपने भाषणों में मुख्यतः किसकी चर्चा करता है? तो लेखक अपने भाषणों में मुख्यतः भारत की चर्चा करता है।
लेखक की दृष्टि में किसानों का नजरिया कैसा था? लेखक की दृष्टि में किसानों का जो नजरिया था वो सीमित था। सीमित, ये महदूद को जो है सीमित बोलते हैं, इसका पर्यायवाची है महदूद, सीमित। लेखक के अनुसार कौन सा विषय सबके फायदे के लिए था? लेखक के अनुसार कौन सा विषय सबके फायदे के लिए था? तो स्वराज्य सबका फायदा था। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक किसकी समस्या एक समान थी? हिमालय से लेकर कन्या किसानों की समस्या जो है एक समान थी। लेखक लोगों को किसके विषय में सोचने या विचार करने की प्रेरणा देता है? तो संपूर्ण हिंदुस्तान के विषय में सोचने या विचार करने की प्रेरणा देता है। हमारे महापुराणों एवं पुराणों की कथा कहानी में किसका वर्णन मिलता है? तो ये हिंदुस्तान की एकता का वर्णन मिलता है। हमारे पुराणों एवं अब हमारे महाकाव्यों एवं पुराणों में जो है हिंदुस्तान की एकता का वर्णन मिलता है। जलसों में जलसा मतलब होता है बेटा सेमिनार बोलते हैं, जिसको हम जैसे भाषण देते हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जुलूस जलसा ही। जलसों में जवाहरलाल नेहरू का स्वागत किसके नारों से किया जाता था? तो जलसों में जवाहरलाल नेहरू का स्वागत भारत माता की जय से किया जाता था। भारत माता कौन है? ये प्रश्न किससे पूछता है? भारत माता कौन है? ये प्रश्न कौन किससे पूछता है? तो भारत माता जवाहरलाल नेहरू जनता से पूछता है। जवाहरलाल नेहरू, ये मैं फिर वही मेरी एक बार इसको आप देख लेना, फिर मैं ये इसका सारांश आपको समझा दूंगी। किसने जवाहरलाल नेहरू के प्रश्न भारत माता कौन का उत्तर दिया? तो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, एक अनपढ़ किसान ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इसका दिया था एक अनपढ़ किसान ने। लेखक भारत माता की जय के नारे के माध्यम से किसकी जय चाहता है? भारत के सभी लोगों की, भारत के सभी सैनिकों की, भारत नेताओं के, अपने आप की। तो इसमें भारत के सभी लोगों की जो है उसकी जय चाहता है। क्या सुनकर लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी? तो ऑप्शन ये वे ही भारत माता है, लोगों की आंखों में चमक आ जाती थी। ठीक है। भारत माता पाठ का उद्देश्य क्या है? भाई हर एक चीज का अपना उद्देश्य होता है। ठीक है। अब आप पढ़ रहे हो तो आपका क्या उद्देश्य है? KVS क्वालिफाइड करना और उसके बाद एक नौकरी प्राप्त करना है लेक्चरर की। ठीक है। और मेरा क्या उद्देश्य है? आप लोगों की हेल्प करना है, आपकी सहायता करना जितना मेरा हो सकते हैं। तो हमारा दोनों का ही उद्देश्य, हम एक दूसरे से उद्देश्य के लिए जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह से हर चीज का अपना उद्देश्य होता है। तो यहाँ भारत माता पाठ का उद्देश्य क्या है बताइए भाई? तो स्वतंत्रता प्राप्त करना, भाई आजादी प्राप्त करना उद्देश्य है, और उसकी प्रेरणा देना है, लोगों को प्रेरणा दे रहा था। भारत माता का अर्थ बताकर जवाहरलाल नेहरू कौन सी भावना उत्पन्न करना चाहते हैं? तो देश प्रेम की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं। तो एक बार इसके पाठ में आपको बता देती हूँ। देखिए बेटा, ये भारत माता पाठ है, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस पाठ को लिखा है। तो जवाहरलाल नेहरू क्या ने लिखा है? तो इसमें क्या है कि बेटा देखिए, जवाहरलाल हमारी आज़ादी से पहले का ये पाठ लिखा हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू बहुत से जलसों में जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और आज़ादी के लिए, देश को आज़ाद करवाने के लिए प्रेरणा देते हैं। ठीक है। तो वहाँ जब वो जाते हैं, आज़ादी के लिए की लड़ाई लड़ रहे थे, महात्मा गांधी भी उनसे जुड़े थे। बहुत सारे ऐसे जो हमारे नेता थे, हमारे जो देश के युवा नागरिक थे, जो युवा योद्धा थे, वो लड़ रहे थे देश के लिए। तो क्या है कि वहाँ जब जाते हैं तो जो मजदूर है, किसान है, युवा है, बेरोजगार है, सभी भारत माता की जैसे उनके नारों के साथ उनका स्वागत करते थे। तो वो अपनी हर जो सभा में यही प्रश्न पूछते थे कि भारत माता की जय तो आप बोल रहे हो, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है? तो क्या ऐसा भी अपने अपने तरीके से जवाब देते थे कि भारत माता का संबंध हमारी धरती से। कोई बोलता है कि भारत माता में हमारे पेड़ पौधे, पहाड़, हमारी संस्कृति, हमारे लोग सभी आ जाते हैं।
तो ये सभी से पूछते थे। तो एक बार जो जलसे में गए तो एक युवा जो है, एक युवा इसमें जाट बोला गया है, एक युवा जाट से उन्होंने पूछा कि भारत माता से आप क्या समझते हो। तो उन्होंने कहा कि भारत माता का संबंध हमारी धरती से, यानी हमारी धरती वही भारत माता है। तो क्या है, जवाहरलाल नेहरू क्या है, किसी के जो है उससे उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो फिर वो अपनी तरीके से मतलब समझाते हैं कि भारत माता का संबंध है आप सभी लोग, मतलब आप सभी लोग ही भारत माता है। तो उनके ऐसे उत्तर को पाकर हमारे युवाओं में, हमारे किसान मजदूरों में की आंखों में चमक आ जाती है, वो खुश हो जाते हैं कि भाई हम ही भारत माता है। तो वो उनका मतलब है कि जो कुछ भी है इस धरती पे, जो हमारे देश में, और आप लोगों से ही भारत माता बनी है, और आप लोग जैसा चाहोगे, जैसा जिंदगी जीना चाहोगे, संघर्ष करोगे, तो वो भारत माता जो है आज़ाद हो जाएगी। तो ऐसे क्या है, उनके अंदर वो एक जागरूकता हो जाती है देश की आज़ादी के लिए, उन्हें एक प्रेरणा मिलती है, और उनका जो है कुछ कर गुजरने का जज्बा उठता है। तो इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू की आप रचनाएं पढ़ोगे तो जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की समस्याएं, हिंदुस्तान की कहानी, ये बहुत सारी कहानियां, हिंदुस्तान की पिता के पत्र, पुत्री के नाम, ठीक है, राष्ट्रपिता, देखिए इनका रचना लिख लेना बेटा। मैं बोलती अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरी क्लास में आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, मैं और भी एक्स्ट्रा बताती हूँ, इस वीडियो में बताया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि बस यही करवा दूँ ज़्यादा क्या। एक तो इन्हें राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपिता रचना लिखी है। एक क्या है, हिंदुस्तान की समस्याएं, हिंदुस्तान की समस्याएं, और एक हिंदुस्तान की कहानी, हिंदुस्तान की कहानी। तो हिंदुस्तान ये सारे जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं। जो भी हिंदुस्तान की समस्याएं हैं, हिंदुस्तान की कहानी है, भारत माता है, राष्ट्रपिता है, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, फिर इनकी आत्मकथा है मेरी कहानी। क्या है बेटा, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, मेरी कहानी। मेरी कहानी इनकी आत्मकथा का नाम है, किसकी, जवाहरलाल नेहरू की। और देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू। ये तो बच्चों वाला सवाल है। और बच्चे जो है इनको चाचा कहकर पुकारते थे, क्या कहकर, चाचा, प्यार से चाचा बोलते थे। और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू, ठीक है। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। भारत माता पाठ के मूल लेखक का क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू, अभी आपने पढ़ा, ठीक है। भारत माता पाठ जवाहरलाल नेहरू की किस पुस्तक में संकलित है, तो अभी हमने पढ़ा था, बताइए बेटा। भारत माता पाठ हमारे किस पुस्तक में है, संकलित है। तो हिंदुस्तान की कहानी बताया ना मैंने, हिंदुस्तान की समस्याएं, देखिए ये सारी इन्हीं की है, हिंदुस्तान की समस्याएं भी इन्हीं की रचना है। मेरी कहानी इनकी आत्मकथा है। स्वाधीनता उसके बाद ये भी उनकी रचना है। बाकी भी इनको भी आप याद रखने का, इनको आप ना रखो। तो बेटा हिंदुस्तान की समस्या इनकी, ये इनकी रचना है। मेरी कहानी इनकी आत्मकथा है। स्वाधीनता उसके बाद भी इनकी रचना है। लेकिन जो भारत माता, ध्यान दीजिए बेटा, भारत माता है वो हिंदुस्तान की कहानी से ली गई ये रचना है। भारत माता हिंदुस्तान की कहानी से ली गई, ठीक है, ये ध्यान रखना। मेरी कहानी और हिंदुस्तान की कहानी इन्हीं की है दोनों, लेकिन ये अलग अलग है। मेरी कहानी क्या है बेटा, आत्मकथा है, और हिंदुस्तान की कहानी इनकी अलग रचना है, ठीक है। इतना भी। और इनके एक और है राष्ट्रपिता भी इन्होंने लिखा, राष्ट्रपिता एक और लिखा है, उसको भी आप नोट कर लीजिए कि कौन सा लिखा है, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, ठीक है। लेखक अपने भाषणों में मुख्यतः किसकी चर्चा करते हैं, लेखक अपने भाषणों में भारत की चर्चा करते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारा देश गुलाम था, तो जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि देश का हर युवा चाहता था देश का आज़ाद हो, लेकिन इनका सक्रिय रूप से ज़्यादा योगदान नहीं हो जाता कि अच्छे पढ़े लिखे थे और लोगों को जागरूक करते, अच्छी खासी नॉलेज थी इनको। लेखक की दृष्टि में किसानों का नजरिया कैसा था, लेखक की दृष्टि में किसानों का नजरिया महदूद यानी सीमित था। जो किसान थे इतने पढ़े लिखे नहीं थे बेचारे, तो वह अपने तक ही जो भारत माता जानते थे वो इतना लंबा चौड़ा नहीं जानते थे जितना जवाहरलाल नेहरू जी जानते थे, क्योंकि वो तो पूरे देश विदेश में घूमते थे, तो वो तो अपने आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे। लेखक के अनुसार कौन सा विषय सबके फायदे के लिए था, स्वराज्य। भाई सही बात है, आज़ादी तो सभी को प्रिय होती है,
सभी का फायदा। आज़ादी के लिए तो कोई गुलामी में नहीं रहना चाहता है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक किन की समस्या एक समान थी? हिमालय से लेकर किसानों की समस्या जो है एक समान थी। भाई आज भी किसान बेचारे दुखी रहते हैं, हमेशा से दुखी रहे, किसानों का शोषण होता रहा है। लेखक लोगों को किसके विषय में सोचने विचार करने की प्रेरणा देता है? तो संपूर्ण हिंदुस्तान। लेखक कहते हैं कि तुम ना अपने इसी में अपना दायरा बढ़ाइए, संपूर्ण हिंदुस्तान के बारे में सोचिए, अपनी सोच को और ज़्यादा विकसित कीजिए। हमारे महाकाव्य पुराणों की कथा कहानी में किसका वर्णन मिलता है? हमारे प्राणों, हिंदुस्तान की एकता जी, हमारे प्राण है, वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, तो सब में बेटा हिंदुस्तान की एकता का वर्णन मिलता है। जलसों में जवाहरलाल नेहरू का स्वागत किसके नारों के साथ किया जाता है? जैसे हमने पाठ में पढ़ा कि भारत माता की जय का नारा लगाते थे जब जलसों में जो जवाहरलाल नेहरू पहुंचते थे। भारत माता ये कौन है? ये प्रश्न किससे पूछता था? मतलब ये भारत माता कौन है? जवाहरलाल नेहरू किससे? तो जो जवाहरलाल नेहरू जनता से पूछता था कि भारत माता, आप भारत माता की जय तो बोलते हो, इसका मतलब भी आप समझते हो? किसने जवाहरलाल नेहरू के प्रश्न भारत माता कौन का उत्तर दिया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी, एक अनपढ़ किसान ने जो इसका उत्तर दिया था। लेखक भारत माता जय के नारे के माध्यम से किसकी जय चाहता था? तो किसकी जय चाहता? भारत के सभी लोगों की जय चाहता था कि हमारा देश में एकता रहे, सब एकजुट होकर देश को आज़ाद करे, आज़ाद करवाए, देश प्रेम भाव से रहे, कोई जातिगत भेदभाव ना हो, कोई धर्म का भेदभाव ना हो, कोई सांस्कृतिक भेदभाव नहीं हो, ऐसा चाहते थे जवाहरलाल नेहरू। क्या सुनकर लोगों की आंखों में चमक आ जाती है? तो वे ही भारत माता, ये सुनकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। भारत माता पाठ का उद्देश्य क्या है? भारत माता पाठ का स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा। तो इन्होंने क्या किया है? उनके एकता का संदेश देना है और एकता स्थापित करके जो उनको आज़ादी दिलाना देश का, इसका उद्देश्य है। ठीक है। भारत माता का अर्थ बताकर जवाहरलाल नेहरू लोगों की कौन सी भावना उत्पन्न करना चाहते थे? भारत माता का अर्थ बताकर लोगों में कौन सी भावना उत्पन्न करना चाहते थे? तो बताइए भैया, आपने पढ़ा है, तो देश प्रेम की भावना उत्पन्न करना चाहते थे। तो बेटा यहाँ पर हमारे पाठ 9 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगर कोई समस्या है, कोई और कुछ किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं आपके साथ हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ जितना भी, क्योंकि हमने जो है अपना चैनल अभी आपको पता है कि अभी नया बनाया है, तो मैं जब तक मैंने बनाया तब तक मैंने कोशिश पूरी की है। और मेरी कोशिश आपको कैसी लगी, और मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर हो, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। और पेपर कैसा आया था, पेपर देने के बाद मुझे बताना कमेंट बॉक्स में अवश्य है। और हमारी वीडियो से कितने % आई ये भी आपको बताना है। ठीक है बेटा। आप पढ़ते हैं हम आत्मा का ताप। ठीक है। तो आत्मा का ताप पढ़ते हैं सैयद हैदर रजा। तो ये हमारे, वैसे तो हमारे पाठ्यक्रम में इसका दिया नहीं गया है, लेकिन भाई मैंने एक पेपर देखा था जो डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था। हालांकि उन्होंने सिलेबस में इसको नहीं दिया है, लेकिन जो डिपार्टमेंट का मैंने देखा था उसमें जो उन्होंने जो सिलेबस काटा हुआ था वहां से भी उन्होंने 3-4 प्रश्न पूछ रखे थे। तो मैं नहीं चाहती आपका जो है प्रश्न कोई कटे, और वैसे भी हमारे 10-15 मिनट में हम इसको पढ़ लेते हैं, तो कोई नुकसान होने वाली बात नहीं है। हो सकता है इसी से प्रश्न पूछ ले। और ये उन्होंने साफ स्पष्ट लिखा है, आप अपना पाठ्यक्रम उठा के देखना कि हम जो स्नातकोत्तर स्तर यानी MA लेवल तक का, पोस्ट ग्रेजुएट तक का प्रश्न पूछ सकते हैं। आप दावा नहीं कर सकते कि आप सिलेबस से बाहर गए थे। तो मैं नहीं चाहती कि आपका कोई नंबर कटे। हम 10-15 मिनट इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है। सैयद आत्मा का ताप नमक पाठ साहित्य में कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? आत्मा का ताप पाठ कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी है भाई, ये आत्मकथा के रूप में आता है। क्या है? आत्मकथा के रूप में आता है। आत्मा का ताप पाठ के लेखक कौन है? आत्मा का ताप पाठ लेखक है सैयद हैदर रजा। कौन है? सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा किस प्रदेश के रहने वाले थे? तो सैयद हैदर रजा जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और आगे बढ़ते हैं। सैयद हैदर रजा का संबंध किस विषय से रहा है?
वो किस विषय से रहा है बताइए। अगर आपने पाठ को पढ़ा है तो संगीत कला से, किस नहीं बेटा चित्रकला से, माफ कीजिए, किससे चित्रकला से इनका संबंध रहेगा। सैयद रजा का किससे, चित्रकला से। किससे रहा बेटा, चित्रकला से। सैयद रजा कौन सी नौकरी मिली थी, सैयद रजा को कौन सी नौकरी मिली थी, ड्राइंग अध्यापक की उनको नौकरी मिली थी। बम्बई में सैयद रजा का कहाँ और कौन सी नौकरी मिली थी, बम्बई में उनको कहाँ और कौन सी नौकरी मिली थी, तो एक्सप्रेस स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिली थी। किसकी, एक्सप्रेस स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी। मुंबई में सैयद रजा अध्ययन के लिए कहाँ जाता था, मुंबई में सैयद रजा अध्ययन के लिए कहाँ जाता था, तो भाई वो मोहन आर्ट क्लब में अध्ययन के लिए जाता था। सैयद रजा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक कब मिला था, तो स्वर्ण पदक मिला था 1948 को। सैयद रजा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक बेटा 1948 को मिला था। सैयद रजा फ्रांस की सरकार की छात्रवृत्ति कब मिली थी, तो फ्रांस की छात्रवृत्ति जो उनको मिली थी 1950 में उनको फ्रांस की छात्रवृत्ति मिली थी। सैयद रजा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स नियमित का छात्र कब बना था, तो 1946 को ये है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र बना था। लेखक कौन से सन में श्रीनगर गया था, तो लेखक जो है ये ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1948 में जो श्रीनगर गया था। 1948 में कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे, तो शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला क्या थे 1948 में जो बेटा कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। श्रीनगर की यात्रा के समय हैदर रजा मुलाकात किस महान फोटोग्राफर से हुई थी, तो ये ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच फोटोग्राफ हेनरी कार्टे से हुई थी। सैयद हैदर रजा फ्रांस भाषा किस संस्थान से सीखी थी, सैयद हैदर रजा ने फ्रेंच भाषा किस संस्थान से सीखी थी, तो ये सीखी थी बेटा अलियांस फ्रांसीसी से, अलियांस। पिकासो कौन था, तो पिकासो था ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच चित्रकार था। क्या था, चित्रकार था। सैयद हैदर रजा की दृष्टि से चित्रकला क्या है, सैयद हैदर रजा चित्रकला की दृष्टि से क्या है बेटा, आत्मा की पुकार। क्या है, आत्मा की पुकार, ये प्रश्न बन सकता है। सैयद हैदर रजा की दृष्टि हुई, उनकी अपनी दृष्टि थी, वो आत्मा की पुकार मानते थे। क्योंकि क्या है कि कला है ना, एक कलाकार को बेटा कला जान से भी प्यारी होती है, तो वो चित्रकार थे, अपने अपने बहुत अच्छे चित्र बनाते थे, वो अपनी जान से भी ज्यादा जो है प्यार करते थे। तो जब आदमी है ना कला में अपनी कोई भी कला जो कला होती ना, तो अंदर से उसमें बोर फील नहीं होती, वो चाहता कि और कर ले, उसको पता ही नहीं चलता कि कब समय शुरू होता है कब खत्म, क्योंकि उसको आनंद आता है ना उस काम करने के लिए, तो वो कला और ज्यादा उसकी विकसित होती चली जाती है। सैयद हैदर रजा का बचपन क्या जागृति, सैयद हैदर रजा ने बचपन को क्या बताया है, सैयद हैदर रजा की दृष्टि में बचपन क्या था भाई, जागृति है भाई, कुछ करने की, जो भाई ये कर लो वो कर लो, एक जागृति होती है। जो फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर अब KVS की जागृति जगी हुई, हमें KVS किसी तरह से बस HPSC है किसी तरह से हमारा क्वालिफाई हो जाए। सैयद रजा की दृष्टि, रजा की छटपटाई किस लिए थी, तो ये ऑप्शन नंबर काम करने की। क्या थी, काम करने की। तो बेटा ये आपकी मैं बता दूं कि ये वीडियो आपको सिर्फ KVS में नहीं, HPSC जो स्क्रीनिंग आपका होने वाला है, ये दोनों में फायदे हैं। और आपका सिलेबस काफी मिलता जुलता है, 70% आपका सिलेबस मिलता जुलता है। ठीक है, कहीं आप सोचो सिर्फ KVS के लिए नहीं, आप सिलेबस उठा के देखना और दोनों का तुलना जो मूल्यांकन किया है, दोनों का तुलनात्मक मैंने वीडियो डाल रखी है कि KVS के सिलेबस और हरियाणा स्क्रीनिंग में क्या अंतर है। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो अवश्य देखना। जो बच्चे दोनों पेपर दे रहे हैं तो दोनों में ये फायदेमंद होने वाले, आपको KVS में भी फायदा मिलेगा, हरियाणा स्क्रीनिंग में भी फायदा, और जिस भी एग्जाम में बेटा ये पूछी जाती है ना NCERT, उस सब में फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो जिस अपना सिलेबस देखो और NCERT, अगर आपका NCERT का सिलेबस है तो जैसे रीट है और ये राजस्थान के एग्जाम में वहाँ भी NCERT आती है, तो NCERT वहाँ भी आपको फायदा मिलने वाला है। आत्मा का ताप नामक पाठ साहित्य कौन सी विधा है, तो बेटा ये कौन सी विधा है बताइए। अब हमने पढ़ा था आत्मकथा है भाई, ये अपनी आत्मकथा के बारे में लेखक ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आत्मकथा पाठ लेखक कौन है, तो इसका सैयद हैदर रजा है। आत्मकथा क्या है,
एक आत्मकथा है किसकी, सैयद हैदर रजा की। सैयद हैदर रजा किस प्रदेश के रहने वाले थे, तो ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। सैयद हैदर रजा का संबंध किस विषय से रहा है, तो चित्रकला से रहा है। सर्वप्रथम सैयद हैदर रजा कौन सी नौकरी मिली थी, उन्हें ड्राइंग अध्यापक की नौकरी मिली थी। बम्बई में सैयद हैदर रजा को कहाँ और कौन सी नौकरी मिली, तो बम्बई में उन्होंने एक्सप्रेस स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिली थी। किसकी बेटा मिली थी, डिजाइनर की। बम्बई में सैयद हैदर रजा अध्ययन के लिए कहाँ जाता है, तो बम्बई में सैयद हैदर रजा मोहन आर्ट क्लब में जाता है। बम्बई में कहाँ जाता है अध्ययन के लिए, मोहन आर्ट क्लब में वो अध्ययन करते हैं। सैयद हैदर रजा बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक कब मिला, भाई उनको जो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने स्वर्ण पदक दिया था, तो ये कब मिला था, ये मिला था 1948 में। कब मिला था बेटा, 1948 में। उन्हें स्वर्ण पदक कब मिला था, 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में ने दिया था। सैयद हैदर रजा को फ्रांस की छात्रवृत्ति कब मिली थी, तो फ्रांस की छात्रवृत्ति कब मिली थी, उनको ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1950 में। उन्हें 1950 में उनको ये छात्रवृत्ति मिली थी फ्रांस की 1950 में। 1948 को तो भाई उनको क्या मिल गया था, स्वर्ण पदक मिल गया था। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने स्वर्ण पदक दिया था 1948। फिर उसके 2 साल बाद उनकी फ्रांस की उन्हें छात्रवृत्ति मिल गई थी 1950 में। ठीक है। सैयद हैदर रजा ने जे आर्ट नियमित छात्र कब बना, भाई वो नियमित रूप से उसका छात्र कब बना था, तो 1947 में वो नियमित छात्र बना था। कब बना था, 1947 में। लेखक कौन से सन में श्रीनगर गया था, तो लेखक जो है 1948 में श्रीनगर गया था। कब गया था बेटा, 1948 को श्रीनगर गया था। और नियमित छात्र कब बना था, 1947 को। फिर श्रीनगर कब गया था, उसके 1 साल बाद 1948 को। 1948 में कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे, वैसे कश्मीर शेख अब्दुल्ला इसके प्रधानमंत्री थे। किसके, कश्मीर के। श्रीनगर की यात्रा के समय सैयद हैदर रजा की मुलाकात किस महान फोटोग्राफर से हुई थी, भाई उसकी जो है ये फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्टे, फ्रेंच के जो फोटोग्राफर थे हेनरी कार्टे से उनकी मुलाकात हुई थी। कहाँ हुई थी, श्रीनगर की यात्रा के समय। सैयद हैदर रजा फ्रेंच भाषा किस संस्थान से सीखी थी, जो उन्हें फ्रेंच भी भाषा सीखी हुई थी, वे किससे, अलियांस फ्रांसेस से। अलियांस फ्रांसेस से उन्होंने संस्थान से उन्हें फ्रेंच भाषा सीखी थी। पिकासो कौन थे, पिकासो कौन थे, एक फ्रेंच जो है चित्रकार जो है थे पिकासो। सैयद हैदर रजा की दृष्टि में चित्रकला क्या है, जो है एक आत्मा की क्या है, पुकार, आत्मा की पुकार। उनकी आत्मा, उन्होंने आत्मकथा में लिखा है सैयद हैदर रजा ने, आत्मा की पुकार। सैयद हैदर रजा बचपन को क्या बताया, एक जागृति बताया बचपन को उन्होंने। सैयद हैदर रजा की छटपटा किस लिए थी, काम करने के लिए, काम करने के लिए छटपटा थी। तो यहाँ बेटा हमारा जो है गद्य खंड ये आरो भाग कौन सा है, 2 आरो भाग सेकंड के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। पद्य भाग बचा हुआ है वो भी मैं करवाऊंगी आपके लिए। ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, और आपका सिलेक्शन श्योर हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए, और मैं चाहती हूँ कि 2023 में आपकी नौकरी पक्की हो जाए। बेस्ट ऑफ लक।